इस अनार की बात करूं तो इसकी शाइनिंग देख करके कौन पैसा नहीं देगा। व्यापारी के यार ऐसा माल हो तो हम आप जो मांगोगे वो दे देंगे। सोलापुर कोल्हापुर तो अभी पीछे हो गया राजस्थान के सामने। राजस्थान अभी 1 नंबर पे है। राजस्थान का अनार अभी ऑल ओवर इंडिया जहां भी अनार होता है इससे अच्छा अनार कहीं नहीं होता है। थोड़ा इधर का एरिया का पानी खारा है तो इसका खारे पानी से अनार तैयार होता है वो वजनदार होता है। ये महीने तक वहां जाकर के पहुंचता है लास्ट कस्टमर तक, तब तक भी ये ऐसा कैसा रहता है। ये हैं राजस्थान के ईश्वर सिंह, जो राजस्थान में लाल सोने की बागवानी करके साल में लाखों रुपए कमाते हैं। लोगों की सेहत बनाने वाला अनार किसानों की कमाई का भी बड़ा जरिया है। बाड़मेर के टिब्बों से लेकर बालोतरा तक थार के धोरों पर अनार की खेती नई कहानी लिख रही है। कभी पानी की कमी और रेतीली मिट्टी से जूझने वाले किसान अब इसी धरती पर लाल सोना उगा रहे हैं। अभी अनार में हमारा खेती खूब है, हमारे मेहनत कराओ तो मजदूरी मिलती है। और अब जीरा में वो हम तो बराबर ही चलता था डेरा, कभी ज़्यादा मिलता था तो कभी मिलता ही नहीं था। ऐसा पूरा हाल तो डेरो घर जुगारा कम निकलता। अभी हम पैसे हुआ गाड़ी वगैरह सब अनार के पैदे से लाइए। ऐसा बनाते हैं कि लोग विदेश अनार जा रहा है, यहाँ से एक्सपोर्ट अनार हो रहा है यहाँ का आजकल। पूरा एक्सपोर्ट अमेरिका, दुबई, आपका बांग्लादेश। डेली बांग्लादेश का 10 गाड़ी खुलता हुआ कम से कम, यहाँ 10-20 गाड़ी डेली बांग्लादेश का खुलता है। नेपाल जाता है, सऊदीया जाता है। यहाँ का अनार 10 दिन रख देंगे ना, भर के यहीं रख देंगे, कुछ नहीं होता अनार को। 1 एकड़ अनार के बाग में रेट अच्छा रहने पर साल भर में 10 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई हो सकती है। देश में महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु के बाद राजस्थान में बड़े पैमाने पर अनार की खेती होती है। राजस्थान के जोधपुर संभाग में रेतीले जिले बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर और पाली में अनार की खेती की जा रही है। ये इलाका इतना शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु की वजह से अनार की खेती के लिए बेहतर माना जाता है। यहाँ की मिट्टी में अनार के सिंदूरी और जोधपुर रेड जैसी वैरायटी का क्वालिटी प्रोडक्शन होता है। जालौर का जीवाणा इलाके को अनार की नई मंडी कहा जाने लगा है। यहाँ से 300-400 किलोमीटर के रेंज में अनार हो रहा है। सिर्फ जीवाना में अनार हो रहा है ऐसा नहीं है। सर अनार नहीं होता तो जरूर मेरे गांव में लगभग 10,000 बीघा जमीन है तो उसमें से मुश्किल से 100 बीघा जमीन पीती थी, बाकी ऐसे एरिया पड़ा रहता था। तो आज भी वही होता, छुटपुट बेरे होते, उसके ऊपर गेहूं, बाजरी और जीरा लगाते और बाकी वाले लोग ऐसे ही घूमते और जीवन उपार्जन के लिए भेड़ बकरियां रखते थे। लेकिन अब लोग सब खेती करने लग गए हैं, अनार में घुस रहे हैं और बाकी खेती भी ड्रिप से कर रहे हैं, तो उससे पानी की बचाव भी हो रही है और अच्छी इनकम भी मिल रही है। ईश्वर सिंह का परिवार पीढ़ियों से खेती कर रहा है, लेकिन लगातार कम होते पानी, सूखती जमीन और पुराने जमाने की खेती से किसी तरह परिवार पल रहा था। आज वो 45 बीघा में खेती करते हैं, जिससे सालाना 30 लाख से 35 लाख रुपए की आमदनी होती है। 10 साल पहले मुश्किल से 2.5 से 3 लाख रुपया इनकम होती थी खर्चा वगैरह निकाल के। अब उसकी जगह सिर्फ अपन 30 बीघा ही अनार में यूज़ कर रहे हैं, बाकी पे गेहूँ लगा हुआ है, अरंडी लगा हुआ है। उसमें लगभग अगर सही सलामत भाव रह जाए तो लगभग 30 से 35 लाख रुपया अनार में हो जाएगा। बाकी इसमें खर्चा भी कम है और पास में जो 20 बीघा ज़मीन पड़ी है, 25 बीघा, उसमें भी अभी गेहूँ ले रहे हैं। गेहूँ और जीरा भी लगाया हुआ है, अरंडी भी है। सर पहले यहाँ पे पानी चलाते थे, वो खुला पानी देते थे, उसमें इतना ज़मीन सिंचित नहीं होता था। अब ये नया ड्रिप इरिगेशन आया गया तो अब कम पानी में ज़्यादा एरिया कवर होता है और सिंचाई भी अच्छी तरह से होती है। पहले तो हमारी रेगिस्तान का एरिया है तो ज़मीन भी ऊपर नीचे है, ढलान वाली है, कहीं चढ़ाई वाली है, तो हर कोना खेत का सिंचित नहीं होता था। लेकिन ये ड्रिप इरिगेशन से लगभग जो भी हमारा मन करता है वहाँ पे इसको आराम से सिंचित कर सकते हैं। कुदरत जब आपसे कुछ लेती है तो कुछ उपहार भी देती है। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर और बालोतरा में पानी की दिक्कत जरूर है, लेकिन यहाँ की लगभग वर्जिन मिट्टी, जलवायु और पानी अनार की क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जब अभी खड़े हैं इस एरिया में लगभग 350 फीट नीचे की बात है,
और ऊपर का पानी है जो वो काम का नहीं, थोड़ा खारा नमकीन है, उसको बंद करके नीचे का पानी काम में ले रहे हैं। और जैसे यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर के जाएंगे तो वहाँ पे लगभग 250 फीट में मीठा पानी मिल रहा है। लेकिन अनार को नमकीन पानी के लिए भी बहुत बढ़िया पैदा देती है। सर इस पानी और रेत का इतना अच्छा जोड़ है, यहाँ के मुकाबले कलर और शाइनिंग और साइज़ कहीं नहीं मिलेगी। बाकी जगह अनार हो रही है, लेकिन मेरे जो एरिया के 5-10 किलोमीटर के दायरे में है ना, और विशेषकर ये हमारा बूढ़ीवाड़ा और जागसा और धारणा का एरिया है ना, इसमें व्यापारी को कलर के लिए पैसे किसके होते हैं, शाइनिंग और साइज़ के होते हैं। व्यापारी यहाँ दौड़ता है, सीधे आता है। बांग्लादेश वालों को सबसे अच्छी साइज़ और शाइनिंग चाहिए, और साइज़ और शाइनिंग यहीं मिलेगी, और इसलिए व्यापारी सबसे ज़्यादा यहाँ पर ही उनका फोकस रहता है सबसे ज़्यादा, और आजू बाजू वाले भी यहाँ पे आकर के ख़रीदारी ज़्यादा करते हैं। अब सर इस अनार की बात करूँ तो इसकी शाइनिंग देख करके कौन पैसा नहीं देगा। सबका दिल इसके अनार के ऊपर लग जाता है व्यापारी के, यार ऐसा माल हो तो हम आप जो मांगोगे वो दे देंगे। सबसे मोस्ट बात आपको बताना चाहता हूँ कि इस एरिया में सबसे जो गुजरात वाला अनार से ये टिकाऊ रहता है, इसका जो स्किन होता है, जो इसकी स्किन बहुत ही कड़क रहती है, ताकि लंबा सफ़र में अनार ख़राब ना हो सके। ये महीने तक वहाँ जा कर के पहुँचता है लास्ट कस्टमर तक, तब तक भी ये ऐसा कैसा रहता है। सबसे बात खूबी इस अनार की यहाँ के इस एरिया की यही है। ईश्वर सिंह को अनार की खेती की प्रेरणा गुजरात से मिली। उन्होंने सोचा अगर रेत में वहां फल उग सकता है तो हमारे बालोतरा में क्यों नहीं। वो 12वीं के बाद में मैंने अबू रोड से कॉलेज की। उसके बाद में मैंने यहाँ पे देखा तो थोड़े अनार के बगीचे में गया था गुजरात की तरफ, तो मैंने देखे अनार के बगीचे, और मेरे मन में भी ऐसा फील हुआ कि मैं भी यहाँ क्या इसको ले सकता हूँ कि नहीं। फिर मैंने आजू बाजू के एरिया में भी अनार के बगीचे लगते हुए देखे और मैंने भी लगाया, तो मुझे इसमें अच्छा मुनाफा हुआ और काफ़ी हद तक इसमें इनकम भी अच्छी मिल रही है। लेकिन थोड़ा ध्यान इसके तरफ दिमाग लगा करके पूरा तन मन धन से देना पड़ता है। इनकम अच्छी है, बाकी खेती से बहुत बेहतर है, लेकिन ध्यान अपना फोकस इस अनार के ऊपर ही रहना चाहिए। राजस्थान में जब अनार की खेती शुरू हुई तो बहुत सारे किसान पौधे से कलम बनाकर नए पौधे तैयार करते थे, लेकिन उन्हें अगली फसल अक्सर अच्छी नहीं मिलती थी। किसानों के मुताबिक उन्हें असली सफलता और कमाई टिश्यू कल्चर प्लांट से मिली। लैब में तैयार रोग मुक्त पौधे बूटी पौधों के मुकाबले कई गुना ज्यादा एक समान और क्वालिटी का प्रोडक्शन देते हैं, जिसका मार्केट में रेट भी अच्छा मिलता है। शुरुआती दौर में सर हमने एक बगीचा गोटी का लगाया था। जस्ट उसके 6 महीने बाद में हमने एक जैन टिश्यू कल्चर का पौधा लगाया था, तो उसको देख करके हमें बहुत ही अच्छा लगा और उनकी ग्रोथ भी बहुत फास्ट थी। और जैन के पौधों के ऊपर प्रोडक्शन जो वार्षिक निकलता था बहुत ज़बरदस्त निकलता था, उससे संतुष्ट थे। और उसका मतलब क्वालिटी वाला फल निकलता था, टिकाऊ रहता था, और साइज़ में भी काफ़ी हद तक ऐसे मतलब ये जैन के लगे हुए हैं, तो इनकी जो मुकाबले जो शाइनिंग है और जो क्वालिटी बनती है वो अदरवाइज जैसे गोटी में आजकल न जाने कितने कितने तरह के आए थे, लेकिन इसके मुकाबले कम रहती है। आज 26 तारीख को मेरा बाग बिका है और मैंने 100 ग्राम सर्किट से सौदा किया। वैसे माल तो मेरा सर्किट के लायक नहीं, अच्छा माल था, लेकिन सर्किट से सौदा किया है तो उसमें 112 रुपये में उस व्यापारी ने मेरे बाग के प्रति किलो के हिसाब से रेट तय किया है। जैसे बगल वालों में आजू बाजू में हो रहे हैं 100 रुपये में, 105 रुपये में, 106 रुपये में, लेकिन ये जो अपने 100 ग्राम सर्किट से 112 रुपये काफ़ी अच्छा रेट माना जाता है। सबसे बड़ी खूबी तो मैंने सर जैन का इस्तेमाल किया, और आजू बाजू में एरिया में लोग जैन के करते हैं, और मैं भी सलाह देता हूँ कि जैन के ही पौधे उपयोग करें। सबसे बड़ी खासियत ये है कि एक तो पौधा जो लगाओगे 1200 लगाया है और अब बढ़िया तरीके से आपने देख रेख की है तो 1200 ही प्लांट तैयार हो जाएंगे। और दूसरी बात रही कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये 2 साल बाद में रिजल्ट आता है। तो जैसे आपने ये मेरे भगवा सिंदूरी के पौधे लगे हुए हैं तो भगवा सिंदूरी का ही फल मिलेगा। और दूसरे टिश्यू कल्चर हालांकि मैंने तो नहीं लगाया है, लेकिन आते हैं कई कंपनियों के, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो उनमें क्या है लगाते तो भगवा सिंदूरी कह करके आजकल के डीलर दे देते हैं, लेकिन 3 साल बाद या 2.5 साल बाद में जैसे ही फल लगता है कोई पीला आ जाता है, कोई गुलाबी आ जाता है, कोई न जाने अलग अलग किस्म के आ जाते हैं। फिर व्यापारी अंदर आता है तो वो बोलता है कि बगीचा तो आपने अलग अलग पेड़ कैसे, ये फल कैसे नज़र आ रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। तो वो व्यापारी लेने वाला भी थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। लेकिन जैन के पौधे के अंदर जैसे व्यापारी आता है तो उसको एक ही क्वालिटी के फल नज़र आएंगे, और बगीचा जैसे एक ही जैसा ऊपर नीचे नहीं, कहीं पेड़ अच्छे हैं कहीं ख़राब, ऐसे नहीं, एक ही क्वालिटी के दिखेंगे। मेरा बाग आप देखेंगे तो एक ही तरह के पेड़ नज़र आएंगे, कहीं छोटे कहीं बड़े, कहीं ऐसे ठिंगड़े विंगड़े नहीं रहते हैं, इनमें अच्छे तरह से रहते हैं सर।
अनार की खेती में मिट्टी, पीएच, बारिश और नमी का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप सही स्पेस पर पौधे लगाते हैं, सही समय पोषण और कटाई छटाई का ख्याल रखते हैं, तो ये खेती आपके लिए है। पौधे लगाने का तरीका खुद ईश्वर सिंह से जानिए। ये सर सही अगर इसका बगीचा लगाएं तो 10 बाई 12 में एक पेड़ लगना चाहिए और 1 बीघा में लगभग 100 से 125 पेड़ आते हैं और उसका 10 बाई 12 रखते हैं तो लंबे समय तक वो आपस में एक तो मिलते नहीं है, बगीचे के अंदर हवा आराम से पास हो जाती है और जो माल सेटिंग के धूप है, किरणें हैं, जो भी बारिश होगा तो भी पानी रुकेगा नहीं इतना। शुरुआती दौर में अपन ध्यान रखेंगे, उसका पानी देने का तरीका है, उसको दवाई देने का तरीका है, तो ज़रूर वो काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेगा। लेकिन अपन जैसे ही ऊपर से बारिश गिर रही है और पानी वही 2.5 घंटा 3 घंटा दे रहे हैं तो अब ये पौधा ज़रूर फल को ऊपर बीमारियाँ या दुनिया भर की डिजीज़ आकर के इसको डैमेज कर देगा। लेकिन हर तरफ से अपन को मेंटेन रखना पड़ेगा। सर्दी आएगी तो अपन भी कपड़ा ओढ़ के घूमते हैं ना, इसी तरह सर्दी आई है तो इसको भी कुछ गर्म आइटमें खिलानी पड़ेगी, तो ये भी अपनी ठंड में मजबूती के साथ लड़ेगा और फल भी अच्छी तरह से रहेगा। ईश्वर की कहानी देखकर अगर आपको ये लग रहा है कि सिर्फ ज्यादा जमीन और अमीर किसान ही बागवानी कर सकते हैं, तो आप गलत हैं। आपके पास जितनी जमीन है आप उतने में इसकी शुरुआत कर सकते हैं। जमीन को लीज पर लेकर भी खेती की दुनिया में कदम रख सकते हैं। इसके लिए सरकार पौधे से लेकर किसानी के इक्विपमेंट्स तक पर 90% तक की सब्सिडी दे रही है। टेक्नोलॉजी का काफ़ी योगदान है और सरकार भी अपने तन मन से पूरा सहयोग के साथ किसानों के प्रति जागरूक किसानों को भी कर रही हैं और गाँव में मीटिंगें भी ले रही हैं। अब स्प्रे की बात करें तो हमारे तत्काल थोड़े दिन पहले गांव में मीटिंग रखा था गवर्नमेंट में, और भाई के किसानों को आराम से स्प्रे करें इसके लिए ड्रोन दे रही है सरकार, उसके ऊपर भी काफ़ी सब्सिडियां दे रही है। और गवर्नमेंट की तरफ से बात करूं तो ये मेरे जैन के पौधे लगे हुए हैं और इसमें गवर्नमेंट ने मुझे 90% सब्सिडी दे दी है। एक पौधे का 43 रुपया मुझे कंपनी को देना पड़ा था, बदले में मुझे लगभग 38 रुपया तो मिल गया है, ऊपर का पैसे वो अगली साल भी मुझे रिफंड कर देगा। सरकार भी बहुत बड़ा मतलब सहयोग दे रहा है। ड्रिप की बात करें तो ड्रिप में मतलब 70% मुझे सब्सिडी दे दी है। सिर्फ एक फसल ने आज पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था बदल दी है। अब यहाँ अनार से जुड़े कई रोजगार पैदा हुए हैं। पैकिंग, ट्रांसपोर्ट, कतरन, कैरेट बनाने वाली फैक्ट्रियां तक। रेगिस्तान का सूना इलाका अब हरा और फलता फूलता नजर आ रहा है। यहाँ पे सर बदलाव की बात करो तो बहुत बड़ा एक चेंज हो गया है। एक समय था यहाँ पर के मतलब मजदूरी के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता था, गांव छोड़ करके, घर छोड़ करके बाहर गुजरात में जाना पड़ता था, एमपी में जाना पड़ता। लेकिन आज के समय में दिमाग लगा करके यहाँ धंधा करोगे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। रही बात दूसरी के उल्टा बाहर के व्यापारी यहाँ आकर के रोज़गार लेते हैं, बाहर के झारखंड के मजदूर आते हैं, ये महाराष्ट्र के पैकिंग वाले आते हैं। यहाँ की दुनिया एक अनार के ऊपर पता नहीं ट्रांसपोर्ट वाला का काम चलता है, व्यापारी का काम चलता है, पैकिंग वालों का काम चलता है। यहाँ पे दुनिया भर की छोटी छोटी मशीनें लगा करके वो पेपर इकट्ठा करके उसका कतरन बनाते, उसका काम चलता है। कैरेट बनाने वाली यहाँ फैक्ट्रियाँ लग गई है, मतलब दुनिया भर का प्रोडक्शन हो गया। और रही बात एरिया की, तो अब जो भी डेंजर एरिया था वो एकदम खेती लायक बना रहे हैं लोग और बड़े स्तर पे काम चल रहा है, लोग और तन मन धन से इस अनार के अंदर घुस रहे हैं। न्यूज पोर्टली पर अनार की खेती से जुड़े कई वीडियो और किसानों और एक्सपर्ट्स के इंटरव्यू हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। अनार की खेती से जुड़ा कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिए। देश के कोने कोने से प्रगतिशील किसानों के वीडियो देखने के लिए न्यूज पोर्टली की सीरीज तकनीक से तरक्की देखना ना भूलें।